पिछले 15 सालों में अमेरिका ने पाकिस्तान को लगभग 2,75,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ये एक मूर्खतापूर्ण कदम था। उन्होंने हमारे नेताओं को बेवकूफ़ बनाया। हमें झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। हम जिन आतंकियों को अफ़गानिस्तान में खोजते हैं उन्हें पाकिस्तान अपने यहाँ छिपाए बैठा होता है। ये सब और नहीं सहा जाएगा। 1 जनवरी 2018 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया था। ये उनका पहला टर्म था। अपने पहले ही टर्म में उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली मिलिट्री सहायता भी काट दी थी। 2018 में पाकिस्तान को मिलने वाली मदद में से लगभग 6,500 करोड़ रुपए की कटौती उस समय कर दी गई थी। कट टू मई 2025। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, पर अब उनके सुर कुछ बदले बदले नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के प्रति तो उनका रुख एकदम बदला सा लग रहा है। वो पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम करवाने का दावा करते हैं। पाकिस्तान के साथ व्यापारिक सौदों को बढ़ाने की वो वकालत करते हैं। जो ट्रंप अपने पिछले टर्म में पाकिस्तान को मिलने वाला फंड काट रहे थे, उन्हें बुरा भला कह रहे थे, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो पाकिस्तान को पसंद करने लगे हैं। इसको लेकर 2 खबरें चल रही हैं। दोनों की टाइमलाइन देखें तो ये घटनाएं पहलगाम आतंकी हमले के आसपास हुई हैं। कुछ दिन पहले अमेरिकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी WLF ने पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल से एक समझौता किया। इस अमेरिकी कंपनी यानी WLF में ट्रंप के परिवार की 60% भागीदारी है, यानी इसमें डोनाल्ड ट्रंप का सीधे सीधे निजी फायदा दिख रहा है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ट्रंप के एक करीबी व्यक्ति जेंट्री थॉमस ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की का दौरा किया था। दौरे के बाद जेंट्री अमेरिका पहुंचे और कहा कि पाकिस्तान की ज़मीन में एक से बढ़कर एक खनिज दबे हुए हैं। वहाँ अगर हम सौदा करते हैं तो हमको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जेंट्री जनवरी में पाकिस्तान आकर PM शहबाज शरीफ से भी मिले थे। इन सब मीटिंग्स और समझौते के बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। भारत ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। फिर बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई बढ़ी। फिर वहीं ट्रंप की एंट्री होती है और वो युद्ध विराम करवाने का दावा करते हैं, लेकिन भारत ने अभी ट्रंप का ये दावा कबूला नहीं है। भारत ने कहा है कि हमें पाकिस्तान की तरफ से युद्ध रोकने का प्रस्ताव आया था। वहीं पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़ते थक नहीं रहा है। ट्रंप भी पाकिस्तान को ग्रेट नेशन बताकर व्यापार करने की बात की वकालत कर रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप अपने निजी फायदे के लिए पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं। आज के शो में इसी का पता लगाएंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान में अमेरिका के क्या स्टेक छिपे हुए हैं, ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति प्रेम क्यों बढ़ रहा है और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। 25 फरवरी 2025 पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग का उद्देश्य था पाकिस्तान में क्रिप्टो के लिए नियम और कानून तय करना और एक ऐसा काउंसिल बनाना जिससे देश में क्रिप्टो को लेकर इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। मीटिंग सक्सेसफुल रही। तय हुआ कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल यानी PCC बनाया जाएगा। इसकी सदारत तो पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय करेगा, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा, उन्हें जगह दी जाएगी। 14 मार्च 2025 यानी आज से लगभग 2 महीने पहले आधिकारिक रूप से PCC बनकर तैयार हो गया। वो काउंसिल स्थापित हो गया। इस काउंसिल का CEO बनाया गया बिलाल बिन साकिब को। बिलाल बिन साकिब मोमिन साकिब के भाई हैं। वहीं वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए वाले मोमिन साकिब। बिलाल सिर्फ पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के CEO नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर की चीफ एडवाइज़र भी हैं। बिलाल ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है, पर पाकिस्तान की सरकार इस काउंसिल में से बिलाल की मौजूदगी से मुतमईन नहीं हुई। उन्होंने PCC को चलाने के लिए बाइनेंस के को-फाउंडर चांगपिंग जाओ को भी काम पर रख लिया। बाइनेंस एक क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, माने वहां आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। बाइनेंस कंपनी के जो को-फाउंडर हैं जाओ, वो पिछले साल अमेरिका की जेल में बंद थे। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग कानून तोड़ने के लिए 4 महीने की जेल की सजा हुई थी। ये फोटो देखिए, इसमें बिलाल और जाओ PCC के समझौते पर साइन कर रहे हैं। ये तो हुई PCC की बात, जो पाकिस्तान ने महज 2 महीने पहले ही बनाया है। अब नजर डालिए एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पर, नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी
WLF। ये अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी कंपनी है, पिछले साल ही ये बनाई गई थी। इस कंपनी के सीधे लिंक जुड़ते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। अक्टूबर में उन्होंने घोषणा की थी कि उनके बेटे क्रिप्टो के मार्केट में उतरने वाले हैं। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंपनी की 60% हिस्सेदारी ट्रंप के परिवार की है। ट्रंप के बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इस कंपनी का काम धाम देखते हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले तक इस कंपनी ने महज 23 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, पर जैसे ही ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली, इस कंपनी के वारे न्यारे हो गए। चीनी बिजनेसमैन जस्टिस सन ने इस कंपनी में लगभग 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। फिर इसी साल यूएई सरकार से जुड़ी एक प्राइवेट कंपनी में WLF में लगभग 17,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने WLF पर एक विस्तृत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी है। इसमें बताया गया है कि कैसे इस कंपनी ने सरकारी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर फ़ायदा उठाया है। 26 अप्रैल 2025 को ट्रंप की पारिवारिक कंपनी WLF ने पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक समझौता कर लिया। WLF की तरफ से ज़ाकरी विटकॉफ पाकिस्तान आए थे। उन्होंने खुद प्लेटफॉर्म X पर भी इसकी जानकारी दी थी। जाफरी विटकॉफ, जिन्हें लोग जैक भी बुलाते हैं, वो ट्रंप के पक्के वाले दोस्त स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं। स्टीव विटकॉफ ट्रंप की सरकार में मिडिल ईस्ट के विशेष दूत का काम कर रहे हैं। माने बात यह है कि ट्रंप ने अपने पारिवारिक कंपनी में भी अपने करीबी लोगों को जगह दी है। उनके करीबी दोस्त का बेटा ही पाकिस्तान की सरकार के साथ डील करके आया है। तो आपने समझा कि कैसे पाकिस्तान की सरकार और ट्रंप के पारिवारिक कंपनी के बीच ये डील साइन हुई है, कैसे पाकिस्तान की सरकार सीधे तौर पर ट्रंप को फायदा पहुंचा रही है, निजी फायदा। हम अमेरिका की बात भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप इन दिनों पाकिस्तान पर नरम हाथ रख रहे हैं। अब ब्रीफ में दूसरा उदाहरण भी आपको समझा देते हैं। इस समय आपकी स्क्रीन में जो शख्स दिख रहे हैं उनका नाम है जेंट्री थॉमस बीच। जेंट्री डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के दोस्त हैं। ब्रिटिश अखबार गार्डियन के मुताबिक 2016 में जेंट्री ने ट्रंप के चुनावी कैंपेन के लिए लाखों डॉलर जुटाए थे। माने ट्रंप के एकदम ये करीबी माने जाते हैं। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के फौरन बाद जेंट्री ने 3 देशों की यात्रा की थी, तुर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान। जनवरी में वो पाकिस्तान के दौरे में आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पाकिस्तान में कुछ एक जगह पर गोल्ड माइन में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। पाकिस्तान अखबार डॉन ने जेंट्री की यात्रा पर 30 जनवरी को यह खबर चलाई। न्यू US admin has nothing but respect for Pakistan, says Trump associate। यानी ट्रंप के नए प्रशासन में पाकिस्तान के लिए इज्जत भरी हुई है। जेंट्री के इस जुमले से ये बात तो पक्की हो जाती है कि ट्रंप के पिछले टर्म में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कुछ तो खराब था, तभी वो यहाँ अलग से नए प्रशासन की बात कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तानी अखबार डॉन से जेंट्री बोलते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर्थिक कूटनीति में विश्वास रखते हैं और मेरा मौजूदा दौरा इसी प्रयास का एक हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान में कई अलग अलग क्षेत्रों में अरबों डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें खनिज और रियल एस्टेट शामिल हैं। हम पाकिस्तान में हाई एंड और लग्जरी प्रॉपर्टीज बनाना चाहते हैं। जेंट्री की यात्रा भी ट्रंप के पाकिस्तान में बढ़ते इंटरेस्ट को दर्शाती है। इसलिए हमने जानकार से सवाल पूछा, क्या ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम सिर्फ फायदे पर आधारित है? क्या ट्रंप सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं? देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बात हर कोई ऐसा कहता है कि ही इज समबडी जिनको आप अगर उनके साथ ट्रेड की बात करें, कॉमर्स की बात करें, तो वो ही इज रेडी टू मेक सम कंसेशंस। लेकिन इसमें कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। इट जस्ट हैपेंड टू बी दैट उनके बेटे के फैमिली मेंबर वाज इन पाकिस्तान और वो डील हुई। तो ये कहना कि वो अपने पर्सनल रिलेशन की वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर, आई थिंक दैट इज नॉट राइट। आई थिंक अगर आप वॉशिंगटन डीसी के जो बड़े बड़े, मैं कहूंगा, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, बी इट पीपल इन द स्टेट डिपार्टमेंट, बी इट पेंटागन, बी इट थिंक टैंक्स, बी इट सम पीपल हु आर ऑफिसर्स जो NSA में हैं और बाकी जगह, आई थिंक दे हैव अ सेंस ऑफ, उनके पास एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान को लेके, क्योंकि पाकिस्तान को वो देखते हैं एक ट्रेडिशनल एलाई के रूप से कोल्ड वॉर के समय से, और फिर उसके बाद 9/11 अटैक के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका की हेल्प की। अब ये ऑब्वियसली कॉन्ट्रोवर्शियल है, कितनी हेल्प की और खुद का कितना फायदा किया पाकिस्तान ने, लेकिन एक जनरल सेंस रहा है यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट में पाकिस्तान को लेके। तो आई थिंक वही हमें देखने को मिलता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप के बेटे के दोस्त की कोई डील करना पाकिस्तान से। आई थिंक टेंजेंशियली ही माइट नॉट इवन बी अवेयर ऑफ इट, बट आई डोंट थिंक देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन।
पाकिस्तान और अमेरिका का रिश्ता ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ही थोड़ा डगमगाया था, जो अब फिर से पटरी पर आता दिख रहा है। पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से अमेरिका का बड़ा एलाई रहा है। सोवियत अफगान वॉर के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान की खूब मदद की। जब अफगानिस्तान से सोवियत को भगाने के लिए ग्लोबल जिहाद का नारा दिया गया तो उस नारे की बुलंदी के लिए माइक और स्पीकर अमेरिका ने ही दिए थे। कहने के मायने ये कि अफगानिस्तान में लड़ने वाले मुजाहिदीनों को पैसा और हथियार अमेरिका ने ही दिया था। दुनिया भर से जो भी फाइटर्स अफगानिस्तान में लड़ने आते हैं उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए उसका फायदा भी अमेरिका ने उठाया। इन सब के बदले पाकिस्तान को मोटा पैसा मिला, हजारों करोड़ डॉलर्स मिले और हथियारों की डील्स भी मिली अमेरिका से। पाकिस्तान को नॉन नेटो एलाई भी बनाया गया, माने ऐसा देश जो सीधे तौर पर नेटो का मेंबर तो नहीं होता है, लेकिन नेटो के देश से उसे कुछ एक फ़ायदे मिलते हैं। इस तरह की रेवड़ी पाकिस्तान ने कई सालों तक खाई, सोवियत अफगान वॉर ख़त्म होने के कई साल बाद तक। लेकिन फिर ये सहायता बंद हो गई और अमेरिका के साथ रिश्ते भी थोड़े असहज हुए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तो पुतिन से मिलने रूस भी पहुंच गए थे। उस समय कहा गया कि पाकिस्तान की सेना इमरान से ऐसा ना करने की हिदायत दे रही थी, लेकिन वो इसे नहीं माने। अब वो इमरान खान जेल में है और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं। हमने जानकार से पूछा, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट रिवायती तौर पर प्रो अमेरिका क्यों रहती है? क्या कोई प्रधानमंत्री उसे बदलने की कोशिश करता है? जब भी वो ऐसी कोशिश करता है तो उससे साइडलाइन क्यों कर दिया जाता है, जैसे इमरान खान के साथ हुआ? ऐसा होता क्यों है? पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये उनकी ये रही है हमेशा से स्ट्रैटेजी टू प्ले विक्टिम, और वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस रोल को अदा किया है। अगर आप पहले देखें, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस के बाद से, जब भारत वाज ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स रशिया, पाकिस्तान के पास कोई और चॉइस नहीं थी, दे हैड टू गो टू अमेरिका। और फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या 3-3.5 सरकारें ही रही हैं आज तक, जिसने गवर्न किया है पाकिस्तान को। they've been ruled by military rulers all along, और सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर उनको किसी की मिली है इन दिस इज द अमेरिकन सपोर्ट, अमेरिकन सरकार की तरफ से जो रवैया जो अपनाया है पाकिस्तानी सरकार ने। और ये बात जग जाहिर है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वही वहां का अगला पीएम नियुक्त करती है, रिगार्डलेस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, रिगार्डलेस ऑफ लोग क्या चाहते हैं। तो हमने इमरान खान के केस में देखा कि वो थोड़े से एंटी अमेरिका होने लगे तो उन्हें साइडलाइन कर दिया गया पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है, दे आर वेरी रिलायंट ऑन अमेरिकन सपोर्ट। और जो बात मैं पहले कह रहा था कि एक अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है जिनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान को लेकर, आई थिंक दे वांट टू मेंटेन दैट। उनको लगता है कि अगर ये सपोर्ट हमारी हट जाएगी फ्रॉम दीज स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस इन अमेरिका, तो बहुत मुश्किल होगी फॉर पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिकन सपोर्ट या अमेरिका का थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्वमेंट कम होता, जितने भी एक्सकलेशन हुए इंडिया के साथ 1971 कारगिल, उसके बाद 2001 2008 और पहलगाम, बालाकोट इवन, तो मुझे लगता है कि वो फिर एक ऑर्फन चाइल्ड की तरह हो जाते। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थिंक दे मेंटेन दैट, कि उन्हें पता है कि हमारे जो असली आका है दैट इज अमेरिका, एंड दे ऑब्वियसली वांट टू मेक, और कोशिश वो करते हैं कि हमेशा अमेरिका को कुछ भी करे लेकिन अमेरिका को वो अपसेट ना करे। ये चैप्टर यहीं तक। अब जाते जाते गजा में चल रही जंग से एक अपडेट लेते जाइए। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इसराइल को धमकी दी है कि अगर वो गजा में अपना सैन्य अभियान जारी रखता है, उसे नहीं रोकता है, तो उसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ प्रतिबंध लेकर आएगा। फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा की धमकी के खासे मायने हैं, क्योंकि इन देशों ने वैश्विक मंचों पर हमेशा इसराइल का समर्थन किया है। वहीं गजा युद्ध में ये जो देश थे वो कूटनीतिक तौर पर इसराइल के साथ खड़े थे। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, ये देश अपना रुख बदल रहे हैं। ये जो 3 देश हैं वो G7 कंट्रीज़ का हिस्सा हैं। इन्हें दुनिया के ताकतवर देशों में गिना जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के बयान पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इन देशों का बयान हमास के लिए एक अवार्ड से कम नहीं है। जब तक हम आतंकवाद को गजा से पूरी तरह ख़त्म नहीं कर देंगे, तब तक हमारा हमास के खिलाफ जो सैन्य ऑपरेशन है वो चलता रहेगा। आज का राजदूत यहीं समाप्त होता है। आपके लिए शो रिकॉर्ड किया था हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।